हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग स्किल 29। मैंने पिछले वाले में कहा था कि आपके पास 2-3 नए टाइप के क्वेश्चंस थे। आज भी वो क्वेश्चंस रिपीट किए हैं, तो आपने कैसे इसको हैंडल किया है वो देखेंगे हम लोग। पहले हम लोग जरा कंप्रीहेंशन के एनालिसिस को देख लेते हैं। मैं कंप्रीहेंशन को हमेशा इंपॉर्टेंट मानता हूं। आई डोंट नो आप लोगों को रीडिंग पार्ट आपने कितने अच्छे से पढ़ा है, देखते हैं जरा। The poetic expressiveness and creativity of Japanese women poets of the Manyoshu era, इस समय की जो औरतें थी उस एरा की, उनकी poetic creativity is generally regarded as a manifestation of the freedom and relatively high political and economic status of women that era enjoyed. उस एरा के औरतों का जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेटस था वो बहुत ऊंचा था। ये उसका उनका क्रिएटिव पोएटिक एक्सप्रेशन बताता है। ड्यूरिंग द हेन पीरियड, ये जो पीरियड था विच फॉलोड, इसके बाद, इस पीरियड के बाद जब ये पीरियड आया, Japanese women became increasingly dash to domestic roles. अब सीमित हो गई वो डोमेस्टिक रोल्स पे। सीमित वाला ही मीनिंग आएगा, कन्फाइंड टू। अब आप जरा ऑप्शन को देखो, पढ़ोगे भी तो पता चलेगा। सब्स्टिट्यूट, सबसाइड। सबसाइड का मतलब होता है धीरे धीरे कमजोर पड़ना। किन के साथ हम या तो V1 लगाते हैं और नहीं तो ऑन के साथ हम V4 डालते हैं या नाउन रखते हैं। ठीक है, किन के साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स नहीं है। इंटरेस्टेड होता है मीनिंग, सेम मीनिंग में। आंसर इज रिलीगेटेड, क्योंकि उन्होंने अपने इंटरेस्ट से ये पोजीशन नहीं लिया था डोमेस्टिक रोल्स। क्योंकि देखिएगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म एंड कन्फ्यूशियस थे उनका सिद्धांत के, विच एक्सक्लूडेड वुमेन फ्रॉम द पॉलिटिकल इकोनॉमिक अरेनास, जिसने औरतों को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एरिया से बाहर कर दिया था। तो उन्होंने लिया नहीं। रिलीगेट का मतलब होता है किसी महत्वहीन स्थान पे पहुंच जाना, महत्वहीन स्थान मतलब ले लेना, अंडर प्रेशर, रिलीगेटेड। येट सिंस पोएट्री ऑफ द पीरियड, इस पीरियड का जो पोएट्री था, came to be defined only as short lyrical poetry, लेकिन इस पीरियड का जो पोएट्री था वो सिर्फ शॉर्ट लिरिकल पोएट्री ही था, known as waka, and became the prevailing means of expressing love, और वो लव को एक्सप्रेस करने का मेजर तरीका बन गया। Women continued to excel in and play a central role in the development of classical Japanese poetry. तो चाहे उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्थिति ठीक नहीं हो, लेकिन पोएट्री में उनकी स्थिति वो सेंट्रल रोल में थी वो। मोरओवर, इसके अलावे while official Japanese documents, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, वे रिटन इन चाइनीज, वो चाइनीज में लिखे जाते थे। द फोनेटिक अल्फाबेट काना was used for poetry, जो जापान का फोनेटिक अल्फाबेट था काना, वो पोएट्री के लिए इस्तेमाल होता था। चाइनीज में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते थे। ऑल्सो रेफर्ड टू एज ओनामोजी वुमेन्स लेटर, काना वॉज नॉट डीम्ड सफिशिएंटली सोफिस्टिकेटेड। काना को लोग मानते थे कि वो बहुत अच्छे लेवल का नहीं है, सोफिस्टिकेटेड, फॉर यूज बाय जापानीज मैन, जापानीज के मेन के लायक वो नहीं है। हु कंटिन्यूड टू राइट चाइनीज पोएट्री, मेन जो लिखते थे वो चाइनीज पोएट्री लिखते थे। इंक्रीज्ड नहीं, इंक्रीजिंगली। आप ध्यान देना, इंक्रीज्ड वर्ब हो जाएगा। अब वर्ब होगा तो कंजंक्शन का मामला आ जाएगा। इंक्रीजिंगली मीन्स बहुत अधिक तरीके से, बहुत अधिक रूप से,
फॉर एक्सप्रेसिंग रिलीजियस आइडियाज एंड एज एन इंटेलेक्चुअल पास टाइम। सो इसके जगह पे तुम्हारा सी नंबर चला जाएगा, इंक्रीजिंगली। मेनली चाइनीज पोएट्री अल्टीमेटली यील्डेड, चाइनीज पोएट्री खत्म हो गया, यील्ड का मतलब उसने वो रिप्लेस्ड हो गया, टू वका एज द मेन स्ट्रीम ऑफ जापानीज पोएट्री। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इंक्रीजिंगली वाला वर्ड आपके सी में जाएगा। बेस्ड ऑन द पैसेज, मेन स्ट्रीम जापानीज पोएट्री ऑफ द हैन पीरियड कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, जो पोएट्री था वो कैसा था? आपको याद है लिरिकल, उसके बारे में लिखा था उसने, हैन पीरियड का लिरिकल। और अब आपका ये ऑप्शन बहुत क्लियर है, स्टाइल में लिरिकल एंड सेंटिमेंटल था। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कैना फाइंड्स द लिस्ट सपोर्ट? कौन से कैना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सबसे कम सपोर्ट, मतलब पैसेज में उसके बारे में कोई सपोर्ट नहीं है? अभी यहां देखो, इट वॉज बेस्ड ऑन द साउंड ऑफ द जापानीज लैंग्वेज। आप ध्यान दीजिएगा, कैना में जापानीज अल्फाबेट का इस्तेमाल होता था। इट वॉज यूज प्राइमरली बाय जापानीज वुमेन, नेचुरली क्योंकि पुरुष चाइनीज स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे। इट वॉज यूज फॉर जापानीज पोएट्री बट नॉट फॉर जापानीज प्रोज, प्रोज के लिए नहीं, डॉक्यूमेंट्स चाइनीज में लिखे जाते थे। इट वॉज यूज इन जापान आफ्टर, अगर वाक्य है जिसमें जापानीज अल्फाबेट का इस्तेमाल होता है तो वो तो अल्फाबेट तो शुरुआत से था ना, वो 793 के बाद तो नहीं आया था। हैन पीरियड में जापानीज अल्फाबेट नहीं डेवलप हुआ था, उसके पहले भी जापानीज लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। सो ऑप्शन डी। और इसको इनएप्रोप्रिएट मानते थे फॉर ऑस्टियर, मतलब वो सादगी भरा, मतलब रिलीजियस आदि पर्पस के लिए, उसको सेंटिमेंटल कहा जाता था। ऑथर का प्राइमरी पर्पस इस पैसेज को लिखने का क्या है? तो वो तो सीधा साधा आपका ऑप्शन नंबर ही जाएगा कि जापानीज पोएट्री में रोल ऑफ वुमेन कैसा था, तुम्हारे लिगेटेड। और 5 में आंसर में चूंकि इंक्रीजिंगली था, सो आंसर विल बी सी। क्वेश्चंस आपने कितने अच्छे से बनाए हैं ये आप बताइएगा मेरे को। क्रिटिकल रीजनिंग, और क्रिटिकल रीजनिंग में मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि पहले आप डायरेक्शन पढ़ लो, ताकि आपको सोचने का, पैसेज जब पढ़ो तो वैसे ही सोचना है, ये जरूरी है। क्या लिखा हुआ है? द ऑब्जेक्शन इंप्लाइड अबव, मतलब क्लियर है कि यहां पे कुछ ऑब्जेक्शन किया हुआ है। टू द प्रोडक्टिविटी मेजर डिस्क्राइब्ड, जो प्रोडक्टिविटी मेजर का जो ऑब्जेक्शन यहां किया हुआ है, इज बेस्ड ऑन डाउट्स अबाउट द ट्रुथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो यहां ऑब्जेक्शन किया हुआ प्रोडक्टिविटी के बारे में, वो किस संदेह पर आधारित है? अब जरा पैसेज को देखिए। करेक्टली मेजरिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ सर्विस वर्कर्स इज कॉम्प्लेक्स। प्रोडक्टिविटी कितनी है सर्विस वर्कर्स की, इसको मेजर करना बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है। कंसिडर फॉर एग्जांपल पोस्टल वर्कर्स, दे आर ऑफन सेड टू बी मोर प्रोडक्टिव इफ मोर लेटर्स आर डिलीवर्ड पर पोस्टल वर्कर। अगर पोस्टमैन ज्यादा लेटर डिलीवर करता है तो उसको ज्यादा प्रोडक्टिव मानते हैं। बट ऑब्जेक्शन अब दे रहा है, इज दिस रियली ट्रू, कि क्या यह सही है? व्हाट इफ मोर लेटर्स आर लॉस्ट और डिलेड पर वर्कर, कि लेटर डिले हो जाए, देर से पहुंचे हमारे पास, या रास्ते में वो गुम हो जाए। एट द सेम टाइम देन मोर आर डिलीवर्ड, जितना डिलीवर हो रहा है उससे ज्यादा अगर ये हो जाए तो क्या लेटर्स को, क्या पोस्टमैन को प्रोडक्टिव नहीं मानेंगे हम? जितना वो डिलीवर करता है उससे ज्यादा गुम हो जाए, ये ऑब्जेक्शन डाला। अब आपसे पूछ रहा है कि वो किस डाउट पर बेस कर रहा है, और वो तो यही डाउट होगा ना। द क्वालिटी ऑफ सर्विस रेंडर्ड कैन अप्रोप्रिएटली बी इग्नोर्ड
क्वालिटी को हम इग्नोर कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए, क्योंकि हम अमाउंट, नंबर देख रहे हैं, हम नंबर के हिसाब से मेजर कर रहे हैं, बट प्रोडक्टिविटी फिर सर्विस की क्वालिटी से नहीं डिसाइड हो पाएगी। तो फिर सिर्फ काम करने वाला, अच्छे से काम करने वाला प्रोडक्टिव नहीं माना जाएगा, जो ज्यादा काम करेगा उसको प्रोडक्टिव मानेंगे। अब ये देखिए, देयर आर ऑल्सो रिलीजियस इश्यूज। पाकिस्तान एक्यूज द 2 चाइनीज नेशनल्स that obtained business visas to teach Mandarin. 2 चूंकि नेशनल्स थे तो वीजा भी प्लूरल में जाएगा। यहां पे सीधे who obtained the business, obtaining business visas। अब दैट के पहले कॉमा नहीं लग सकता, आपको who ही लगाना पड़ेगा। सो आपका नो इंप्रूवमेंट कैंसिल हो जाएगा। ये पास्ट की बात कर रहा है, और आप जरा देखो कि आंसर यहां पे, क्योंकि ऑब्टेनिंग का मतलब वो उसी समय में काम कर रहे हैं, उसी समय में काम कर रहे हैं। ऑब्टेनिंग यहां पे पार्टिसिपल हो जाएगा, और पार्टिसिपल का कि एट द सेम टाइम द वर्क इज बीइंग डन। जब वो पहले वो बिजनेस वीजा लेंगे ताकि वो पढ़ा सकें, इसीलिए ऑब्टेनिंग गलत हो जाएगा और हु हैड ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपका ये 2 वर्ड देखो, एक्सपेडिशियस का मतलब होता है क्विक, हम किसी काम को त्वरित करें, जल्दी करें उसको, और एक्सपीडियंट का मतलब होता है किसी खास परिस्थिति में यह करना जरूरी है। इट इज एक्सपीडियंट टू डू, इस समय में ये एक्सपीडियंट है। अब आप सेंटेंस में देखो, द कोर्स टू फोर्ज अहेड, कोर्स का मतलब रास्ता, फोर्ज का मतलब आगे बढ़ना, मतलब अहेड का मतलब आगे, फोर्ज अहेड एक फ्रेज बनता है, आगे बढ़ने का रास्ता बहुत कठिन है, बट इस परिस्थिति में वो जरूरी है। एक्सपेडिशियस, एक्सपेडियंट जाएगा, एक्सपेडिशियस नहीं। एंड दो ही डेलिबरेटेड द इन्स एंड आउट्स ऑफ द प्लान, उसने प्लान के इन्स एंड आउट्स, सब चीजों को बहुत लंबे समय तक एक्सप्लेन किया। इट्स इंप्लीमेंटेशन, चूंकि ऑल्दो लगा हुआ है, उसने लंबे समय में इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन वाज सर्टेनली एक्सपेडिशियस, उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत क्विक हुआ है। सो बोथ आर इनकरेक्ट। अब ये कंक्लूजन मत निकाले, क्योंकि इसके पिछले वाले सेट में भी बोथ आर इनकरेक्ट था, तो बिना सोचे मत कीजिएगा। 2 बार बोथ आर इनकरेक्ट आ गया, बट डजंट मीन कि हर बार दोनों गलत होगा। अभी आपका रीजनिंग का पार्ट था। ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन बोलते हैं ना, जब हम खड़े होकर ताली बजाते हैं प्रशंसा में, तो ओवेशन और अप्लॉज दोनों सिनोनिम हो गया। अब आपको ऐसा वर्ड चुनना था जो दोनों का मीनिंग सेम हो, और वो यही वर्ड है। राउट का मतलब होता है कंप्लीट डिफीट, क्योंकि पाथवे रास्ता, र्यून मतलब बर्बादी, ट्रायम्फ विजय, फेलियर, ये तो अपोजिट हो गया। ग्रीफ, लॉस, ये दुख होता है और ये हानि होता है, दोनों सिमिलर मीनिंग का नहीं है। तो आपका सिमिलर मीनिंग का चाहिए था, और वो राउट है। राउट मीन्स टोटल डिफीट। एंड लास्ट, एक्सीड, ज्यादा बढ़ना। अब आपका ये देखो, टू एक्सटेंड आउटसाइड ऑफ और इनलार्ज बियॉन्ड, चिफली इन स्ट्रिक्टली फिजिकल रिलेशन, फिजिकल सेंस में किस चीज के बाहर होना। फिजिकली, अगर यहां पे उसने क्लियर लिखा है स्ट्रिक्टली फिजिकल रिलेशन, और अगर आप ए को देखो तो ए के साथ तुम्हारा एच ही जाएगा, ध्यान देना। इफ दिस रेन कीप्स अप द रिवर विल एक्सीड इट्स बैंक्स, फिजिकली वो अपने किनारे से मतलब बाहर आ जाएंगी, बाहर आ जाएगा। तो ए और एच जाएगा तो तुम्हारा सी और डी कैंसिल हो गया। अब तुम बी के साथ ई और एफ को देखो, टू बी ग्रेटर देन और सुपीरियर टू, उस किसी चीज से ज्यादा सुपीरियर होना या ज्यादा होना।
अब आप बी को देखो तो जरा एफ में पढ़ के, देयर एकम्प्लिशमेंट्स, उनकी उपलब्धियां एक्सीड्स आवर एक्सपेक्टेशंस, हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुई हैं। अगर मैं ई को देखूं जो ऑप्शन नंबर बी में है, द मर्सी ऑफ गॉड एक्सीड्स आवर फाइनाइट माइंड, हमारे जो गॉड की मर्सी है वो हमारे फाइनाइट माइंड जो बहुत कम सोच पाता है उससे ग्रेटर नहीं है, बियॉन्ड द कंप्रिहेंशन ऑफ, उसकी समझ से बाहर है। कंप्रिहेंशन का मतलब यहां समझ है। तो तुम्हारा मर्सी ऑफ गॉड ई के साथ तो सी जाएगा, एफ के साथ तो सी जाएगा तुम्हारा। आप जरा देखो, ए के साथ एच, बी के साथ हम ई डाल लेते हैं। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, सॉरी, बी के साथ हम एफ डालते हैं क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, और सी के साथ तुम्हारा ई जाएगा क्योंकि हमारे समझ से बाहर होती है। और डी को जरा देखो, टू गो बियॉन्ड द लिमिट सेट बाय एन अथॉरिटी, और वो तो बहुत क्लियर था ना, ही एक्सीडेड हिज अथॉरिटी, तो तुम्हारे डी के साथ जी बैठ जाएगा। सो ये क्वेश्चन आसान होता है, आसान है, बस आपके वर्ड्स और उसकी अंडरस्टैंडिंग दोनों का प्ले चलता है। आई होप कि ये अंतिम वाला क्वेश्चन अब आपको आपके लिए आसान हो गया होगा। हम लोग अगले रीडिंग स्किल के सेट के साथ फिर से मिलेंगे। नए क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर किसी क्वेश्चन को लगे कि वो लेवल से नीचे है और कुछ करना है तो अपने कमेंट के थ्रू मेरे को जरूर बताइएगा। कमेंट करने में परहेज मत कीजिएगा, आपका स्कोर भी पता चलता रहेगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। सी यू विद द नेक्स्ट सेट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।